ली हू वांग बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके जिस्म पर अस्पताल की खास पाबंदी वाली जैकेट बंधी हुई थी। वो खामोशी से ऊपर लगी हुई ड्रिप को देख रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। फजा में अजीब सी खामोशी थी। अचानक वार्ड का दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक मानूस आवाज सुनाई दी। अरे छोटे ली, तुम तो पहले ठीक हो रहे थे, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? ली हू वांग के मुआलिज अंदर आए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। ये सुनते ही ली हू वांग, जिसके सर पर पट्टियां बंधी थीं, घबराहट में बोल पड़ा। डॉक्टर, उन्होंने पहले यंग ना पर हमला किया था। मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए जवाबी वार किया था। डॉक्टर ने उंगली से अपनी ऐनक सीधी की और सख्त लहजे में कहा, तुम उसे जवाबी वार कहते हो? ये तो कत्ल के करीब था। लियो जियानिए अभी भी निहायत नाजुक हालत में है। तुम्हारी एक लात ने उसे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। तुम यहां काफी अरसे से हो, तुम्हें सब लोगों की हालत का अंदाजा होना चाहिए था। क्या तुमने अमल करने से पहले मास्टर लियो की हालत के बारे में नहीं सोचा? मैंने तुम्हें एक समझदार बच्चा समझा था। ली हू वांग को यंग ना का खौफजदा चेहरा याद आया तो उसके दिल में गुस्सा फिर से उभर आया। अगर उसे ज़हनी बीमारी है तो क्या उसे हर काम की इजाजत मिल जाती है? अगर मुझे यंगना को नुकसान पहुंचने और खुद सजा पाने में से किसी एक को चुनना पड़ता तो मैं बगैर सोचे सजा को कबूल कर लेता। तुम? डॉक्टर उस जवाब पर खामोश हो गए। उनके पास कहने को कुछ न था। आखिरकार उन्होंने आह भरी और सर हिलाया। छोड़ो। अस्पताल के सरबराह ने दोनों तरफ के खानदानों को बुला लिया है। अब तुम्हें इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर ली हू वांग ने मुंह मोड़ लिया और बिस्तर के उस कोने दो की तरफ सेमेट गया जहां कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था। उसके जहन में वो कीमती जेड का लॉक्ट घूम रहा था और वो सोच रहा था कि क्या वो हर जाने के लिए काफी होगा। मगर वो ज्यादा परेशान नहीं था। अब जबकि उसे यकीन हो चुका था कि वो गोलियां वाकई असर रखती हैं, उसे यूं लगा जैसे उसकी जिंदगी में अचानक कई नए रातें खुल गए हों। डॉक्टर ने उसके बुझे हुए हौसले महसूस किए और नर्म लहजे में कहा, छोटे ली, फिक्र मत करो, तुम्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। अस्पताल तुम्हारे लिए एक सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। तुम बस आराम पर तवज्जो दो, बाकी मामलात हम संभाल लेंगे। ली हू वांग ने आवाज में छुपी हुई शफकत को महसूस किया और आहिस्ता से बोला, शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया की जरूरत नहीं, आखिर मैं तुम्हारा मुआलिज हूं और तुम अभी बहुत कम उम्र हो, इसलिए मेरा ख्याल रखना भी बनता है। ये कहते हुए ली हू वांग ने महसूस किया कि डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। फिर डॉक्टर ने संजीदगी से पूछा, लेकिन सच बताओ, तुमने उन्हें इस हद तक जख्मी कैसे कर दिया? ये आम आदमी के बस की बात नहीं। क्या तुम पूरी तरह होश में थे या किसी जहनी दबाव वाली कैफियत में मुब्तला थे? ली हू वांग का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। उसकी नजर फौरन अपनी कमीज की जेब पर गई। ये मैं ही था। डॉक्टर ने गहरी नजर से उसे देखा। मैं नफ्सियात का माहिर हूं। दोबारा जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अपनी बीमारी मत छुपाओ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मरीज मुझे धोखा देने की कोशिश करें। अगरचे डॉक्टर का लहजा नरम था, मगर कमरे में एक भारी सी फजा फैल। ली हो वांग के दिल में हलचल मच गई। मैं क्या करूं? मैं उसे उन गोलियों के बारे में नहीं बता सकता। वो अभी परेशानी में किसी बहाने की तलाश कर ही रहा था कि उसके अर्धगिर्द का मंजर धुंधलाने लगा और डॉक्टर की आवाज मध्यम होती चली गई। चंद ही लम्हों बाद उसने महसूस किया कि वो एक बार फिर फ्रेब की दुनिया में आ चुका है और जवान यांग की तन्हागार में बने पथरीले बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो उठ बैठा, सिर को सहारा दिया, सादा सा कमरा देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। कोई बात नहीं, चाहे जो हो, ये भी एक रास्ता तो है। इस बार वो जल्दी वापस जाने का इरादा नहीं रखता था। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर डॉक्टर ही इसका इंतजार कर रहा है। वो अपने कमरे से निकला तो उसने देखा कि उसके हम मकतब शागिर्द गार के रास्तों में आ जा रहे हैं। जैसे ही ली हो वांग जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि सफेद रंगत की बीमारी में मुब्तला वो लड़की शर्माते हुए अपना एक जूता उतारती है।
फिर उसने अपने तकरीबन शफ़ाफ टखने से सुर्ख धागे में बंधा हुआ सोने का कला आहिस्ता से निकाला। ली हो वोंग की आंखें हैरत से फैल गईं जब उसने अपने हाथ में उस कड़े का वजन महसूस किया। अगरचे वो ज्यादा भारी नहीं था, मगर फिर भी खालिस सोने का था और अच्छी खासी कीमत रखता था। इत्मीनान के साथ उसने वो तमाम चीजें अपने ताओमत के चोगे की कुशादा आस्तीनों में छुपा लीं। फिर उसने सफेद रंगत वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छी तरह सुन लो, आज था कि उसके हम मकतब शागिर्द गार के रास्तों में आ जा रहे हैं। उसका ज़हन आइंदा के मंसूबे बनाने लगा। अब जबकि वो जान चुका था कि वो गोलियां वाकई कारआमद हैं, उसे आइंदा लापरवाही नहीं करनी थी। उसे यहाँ अपनी हैसियत मजबूत करनी थी और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना था। खुशकिस्मती से उसकी हैसियत अब बदल चुकी थी। वो महज तैयारी के कमरे में काम करने वाला एक आम फर्द नहीं रहा था, बल्कि अब गंजे उस्ताद के बाज़ाब्ता शागिर्दों में शामिल हो चुका था। इस तब्दीली ने उसे कहीं ज्यादा आज़ादी दे दी थी। इसी दौरान उसकी नज़र एक दाढ़ी वाले शख्स पर पड़ी जो ताओमत के लिबास में मलबूस था। ली हुओ वांग की आंखों में चमक आ गई और वो फौरन उसके पीछे दौड़ पड़ा। सीनियर, सीनियर, दाढ़ी वाले ताउस्ट ने पलटकर देखा और बेनियाजी से बोला, जूनियर जवान यांग, क्या बात है? ली हो वांग ने एहतराम से कहा, मैं अभी उस्ताद का शागिर्द बना हूं और आपसे रहनुमाई चाहता हूं। मुझे आगे क्या करना चाहिए? उसने साफ गोई से जवाब दिया, सच ये है कि अगरच्चा तुम्हें उस्ताद ने खुद कबूल किया है, मगर तुम्हारी हैसियत सबसे कम है। फिलहाल तुम सिर्फ मंदिर के अंदर छोटे मोटे काम ही कर सकते हो। सिर्फ अंदरूनी शागिर्दों को लाफानी बनने की तालीम मिलती है और तुम अभी उसके अहल नहीं हो। मेरे साथ आओ और दवा बनाने वाले कमरे के बाहर इंतजार करो। लाफानी बनने की तालीम, ली हुओ वांग ने दिल ही दिल में दोहराया। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई इंसानों को दवा में बदलकर लाफानी बन सकता हो। क्या उस्ताद वाकई लाफानी बन सकते हैं? दाढ़ी वाले ताउस्ट ने फख से कहा, बिल्कुल, उस्ताद के पास गैर मामूली ताकतें भी हैं। बस तुम्हें उनकी अच्छी खिदमत करनी होगी। इस गुफ्तगू से ली हो वांग को इस गार नमा ताओमत के मंदिर की तरतीब अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ चंद बाज़ाब्ता शागिर्द थे, एक खास शागिर्द था और सबसे ऊपर सिर्फ एक मंदिर का सरबराह था, यानी दान यांगजी। उनके अलावा बाकी सब सिर्फ माविन लोग थे, जैसे बावर्ची, तैयारी के कमरे में काम करने वाले या छोटे मोटे काम करने वाले नौजवान। कल मिलाकर यहाँ बहुत से लोग रहते थे। ये पहला मौका था कि ली हो वांग को इस जगह की मुकम्मल समझ आई, खास तौर पर इसलिए कि पिछले शागिर्दों की हलाकत के बाद यहाँ लोगों की तादाद काफी कम हो चुकी थी। बातों के दौरान दवा पकाने वाली भट्टी एक बार फिर उसके सामने आ गई। उससे एक दबाव सा महसूस हो रहा था और अंदर से सफेद धुआं आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था, जैसे कुछ तैयार किया जा रहा हो। इस बार दान यांगजी दवा की भट्टी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। इसी लम्हे दान यंगजी ने अपनी आस्तीन हिलाई और गहरे नीले रंग की चंद गोलियां बाकायदा कतार में उसके सामने जाहिर हो गईं। फिर वो सब उसकी कमर से लटकी हुई मट्टियाली लोकी में जा गिरीं। ये मंजर देखकर ली हो वोंग के दिल में हसद की आग भड़क उठी। यही वो गैर मामूली ताकतें थीं जिनका जिक्र जुवान यन ने किया था। उसके दिल में ख्याल आया कि काश वो भी किसी तरह ये ताकत सीख पाता। अगर मैं इस ताकत को हकीकी दुनिया में ले जा सकूं तो फिर सिर्फ पैसे के पीछे भागना कितनी महदूद सोच होगी। देखने और सुनने लगा। फिलहाल वो ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए बेहतर यही था कि खामोशी से सब कुछ सीखे। जुआन यंग, उसका पुकारा गया। इतनी जल्दी एक और काम? क्या मैं वाकई बस दौड़ धूप करने वाला लड़का ही बनकर रह गया हूं? ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे कोई तरीका सोचना होगा कि गुंजे उस्ताद से ये ताकतें सीख सकूं। नाम पुकारे जाने पर ली हो वांग ने हाथ जोड़कर दान यंगजी की तरफ झुककर सलाम किया। उस्ताद, आपका क्या हुक्म है? तैयारी के कमरे में जाओ और रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होने वाला जुज ले आओ। उसका नाम बाई लंग मियाओ है। ली हो वांग का दिल जोर से धड़का। उसका दायां हाथ बेख्तियार आस्तीन के अंदर गया और उसने सुर्ख धागे वाला सुनहरी कड़ा छू लिया। बाई लंग मियाओ तो शायद उसी सफेद रंगत वाली लड़की का नाम था।
जब दान यंगजी ने देखा कि उसका नया शागिर्द खामोश खड़ा है तो उसने पलट कर उसे देखा। ली हो वांग ने दांत भींच लिए। वो अभी अभी उन सबको तहफ्फुज देने का वादा कर चुका था और अब उसे फौरन उस लड़की को मौत के मुंह में भेजना था। ये बात उसके दिल को बुरी तरह चुभ रही थी। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? दान यंगजी के लहजे में सख्ती आती महसूस हुई तो ली हो वांग ने बेबसी से आह भरी और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलें तो वो एक बार फिर साफ सुथरे अस्पताल के कमरे में था, बिस्तर से बंधा हुआ। मैं क्या करूं? अगर ये पहले होता तो वो बगैर सोचे हुक्म मान लेता, मगर अब मसला ये था कि उस दुनिया के हकीकी होने का इम्कान बहुत मजबूत था। अगर वो वाकई उस लड़की को गुंजे उस्ताद के पास ले गया तो उसकी मौत यकीनी थी। ये सोच उसके ज़मीर पर भारी बोझ बन गई। जब नर्सों ने उसे खोला तो वो कमरे में चक्कर काटते हुए नाखून चबाने लगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि दरवाजा खुला और उसका मुआलिज अंदर आ गया। ली हो वांग ने तल्खी से मुस्कुरा दिया। वो दोनों तरफ से फंस चुका था, अब भागने की कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर ने झुंझलाहट से उसकी तरफ इशारा किया। मेहमानों के जाने के बाद हम अकेले में बात करेंगे। मेहमान? वो कुछ कह ही रहा था कि उसने देखा उसकी थकी हुई मां फलों का थैला उठाए कमरे में दाखिल हो रही है। सुना है तुम अस्पताल में लड़ पड़े हो? सर कैसा है? ये पिट्टियां क्यों बंधी हैं? दर्द तो नहीं हो रहा? वो परेशानी में उसके पास आकर उसे देखने लगी। अम्मा, मुझे दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। असल मसला तो उन लोगों ने खड़ा किया था। ली हो वांग ने फौरन उसे तसल्ली दी। काफी देर उसे दिलासा देने के बाद कम से कम उसने ये यकीनी बना लिया कि उसकी मां की आंखों से आंसू न बहीं। अपने करीबी रिश्ते के सामने उसकी दूसरी परेशानियां वक्ती तौर पर पीछे हट गईं। ली हो वांग ने सिर्फ अच्छी खबरें सुनाईं। अम्मा, फिक्र न करें, मैं ठीक हूं। मेरी बीमारी भी बेहतर हो गई है और पढ़ाई भी जारी है। डिस्चार्ज होने के बाद मैं इम्तिहान दे सकूंगा। मुझसे बातें मत छुपाओ। डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है। बताओ, उस दिन असल में हुआ क्या था? लड़ाई किसने शुरू की थी? ली हो वांग ने जितना मुमकिन हो सका पुरसुकून लहजे में सब बताया, मगर उससे उसकी मां का गुस्सा ज्यादा कम न हुआ। ये तो बिल्कुल जायज था। फिर कैसी तलाफी? गलती तो उनकी थी। अगर उन्हें जहनी मसला है तो ये